बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये माजी में तारीख़ में एक ऐसा किरदार है जिसने ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध में भी पूरे पाकिस्तान में इसने जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम कमाया। ये दो भाई हैं, दो भाइयों की कहानी है ये। तो ये मेरे कुछ दोस्तों ने भी और कुछ व्यूअर्स जो हैं उन्होंने भी फरमाइश भी की और उन्होंने ज़ोर भी दिया कि इस करैक्टर के बारे मुतल्लिक जो है इसकी दास्तान जो है वो मैं बयान करूं, इस हवाले से व्लॉग करूं। तो करैक्टर तो ख़ासा पुराना है लेकिन बड़ा मशहूर व मारूफ़ करैक्टर था और बड़ा खौफ था इसका, बड़ा नाम इसने कमाया जुर्म की दुनिया में। इसका एक भाई हुआ करता था, वो भी उसने भी जुर्म की दुनिया में कुछ मतलब कि ऐसा किरदार नहीं था, लेकिन दोनों ही जो थे वो जुर्म की दुनिया के हवाले से जाने जाते थे। लेकिन इनके मुस्बत पहलू भी इस करैक्टर्स के बहुत से हैं। दोनों जो थे वो एक टीचर के बेटे थे और दोनों ही टीचर थे, दोनों मास्टर थे और शरीफाना ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी। अब इनकी ज़िंदगी जो है वो जुर्म की तरफ किस तरह से राग़िब हुई वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्या वजूहात बनी, इन्होंने क्या क्या जुराइम किए और किस तरह से इनकी अमवात हुई दोनों भाइयों की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये 80s के स्टार्ट में या अपना 70s के एंड की बात है। वहाँ पर एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ किरदार हुआ है, वो ग़ियासुद्दीन उर्फ़ ग़ियासा। और ये मशहूर हुआ था ग़ियासा डाकू के नाम से। बहुत ही इसका खौफ था लोगों का, बड़ी इस पे दहशत थी। इसने कराची में भी बड़ा नाम कमाया अपनी जुर्म की दुनिया में, लाहौर समेत पंजाब भर में इसने बड़ा नाम कमाया था। तो ये इसके मुतल्लिक अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये इंडिया से इनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ था, पानीपत सोनीपत से। इसके वालिद जब माइग्रेट होकर आते हैं उनका नाम मुंशी खान था। वो जड़ावाला के करीब एक गांव है अवागट बंगला, अवागट बंगला के नाम से है, चक 68, वहाँ पर आकर ये आबाद हुए। फिर उसके बाद ये लाहौर में सोडीवाल नोनारियाँ के इलाके में आके इन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। ये जो मुंशी खान थे इनकी 2 बीवियाँ थीं, उसमें से 3 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम ग़ियासुद्दीन उर्फ़ ग़ियासा, दूसरे का नाम निज़ामुद्दीन था और जो इनका एक सौतेला भाई था तीसरा, उसका नाम बशीर था। बशीर जो है उसके मुतल्लिक बताया गया है कि वो अभी भी हयात है और कराची में रिहाइश पजीर है। और जबकि ग़ियासुद्दीन जो है इसके से स्टार्ट करता हूँ मैं कि ग़ियासुद्दीन उर्फ़ ग़ियासा डाकू इसका नाम कैसे पड़ा, इसके जुर्म की तरफ राग़िब होने की वजह क्या बनी। इनकी 2 बहनें बताई गई हैं और उनमें से जो एक बहन थी उसके मुतल्लिक ये है कि सोडीवाल नोनारियाँ के इलाके में एक गोगी भट्ट नामी करैक्टर रहा है उस दौर में। वो बड़ा बाअसर बदमाश और लफंटर टाइप का नौजवान हुआ करता था। वो इसकी बहन को तंग किया करता था ग़ियासे की। वो उसके पीछे जाता, उसको तंग करता, बाज़ार में आते जाते कहीं भी वो इस ताक में रहता था कि जहाँ कहीं भी वो मिले वो उसका ताक़ुब किया करता था। तो इस हवाले से मुकामी लोगों ने मास्टर ग़ियासुद्दीन को बताया, उसके भाई मास्टर निज़ामुद्दीन को बताया कि इस तरह से गोगी भट्ट जो है वो तुम्हारी बहन को तंग करता है। जबकि इनकी हमशीरा ने भी घर आकर शिकायत की कि फ़लाँ शख्स जो है हमें आते जाते तंग करता है, छेड़ता है और हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो इस हवाले से उन्होंने बहुत सी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से जो है उसको गोगी भट्ट को समझाया जाए, बताया जाए कि वो बाज़ आए अपने इस घिनौने अमल से जो उसने रविश पकड़ी हुई है, लेकिन वो बाज़ ना आया। तो फिर उसके बाद इन दोनों भाइयों ने आपस में प्लानिंग की कि अगर ये बाज़ नहीं आता तो फिर इसके मुतल्लिक सोचना पड़ेगा। उस हवाले से कई मरतबा उनका आपस में झगड़ा भी हुआ। तो एक ऐनी शाहिद उस वाक़े का, इन दोनों के झगड़े का है, उस हवाले से मेरी उससे बात भी हुई है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं ये जिस दौर का करैक्टर है उस दौर में जो मैं था, मेरा बचपन था, तो तकरीबन मेरी उम्र भी कुछ टाइम 7-8 साल की होगी जब इस दौर का ये करैक्टर था। तो मुझे तो इस हवाले से इतना नहीं था, लेकिन इनकी एक करीबी अजीज़ा इनकी खाला लगती थी, मास्टर ग़ियासुद्दीन और मास्टर निज़ामुद्दीन की ग़ालिबन खाला थी या कोई रिश्ते में हमशीरा लगती थी। मुझे उनका रिश्ता सही तरह से कब कुछ याद नहीं है। वो हमारे मोहल्ले में रहा करती थी। तो ये ग़ियासुद्दीन जो था इनका हमारे मोहल्ले में उनके घर आना जाना भी
भी था। तो बचपन में कुछ धुंधली सी याददाश्त है मेरी, तो उस हवाले से एक कोई मोहल्ले में वहाँ पे एक वाक़या भी हुआ था जब ये गयासे ने अपना नाम बना लिया हुआ था। तो गयासा उस मामले में, उस मोहल्ले में, उस पंचायत में आया भी था, और उस पंचायत में जो हमारे मोहल्ले के कोई बुज़ुर्ग हुआ करते थे, कोई रिज़वी साहब थे, एक कोई सिद्दीकी साहब थे, और बाकी जो थे, उन्होंने इसको गयासे को कह लें कि दूसरे लफ्ज़ों में कि कुछ लताड़ा भी था, कुछ उसको ऐसे अल्फाज या ऐसी गुफ्तगू उसके साथ की थी जिसमें कोई गैरत का अंसर भी था। लेकिन मुझे बल्कि हम बुज़ुर्ग भी जो हैं हमारे, उनसे भी मैंने किया, ये उस पंचायत में इसने उन बुज़ुर्गों की बात का मान भी रखा था और उसको एडमिट भी किया था। उनके आगे इसने कोई बदतमीज़ी या कोई मज़ाहमत नहीं की थी। ये मतलब कि इस तरह का किरदार था, और इसने जो गलती जिसकी थी उसको इसने एडमिट भी किया था उस वाले से। तो मेरी उस गोगी भट्ट के हवाले से मैं बात कर रहा था जो इसकी बहन को तंग किया करते थे। तो उस हवाले से एक ऐनी शाहिद मुझे बताता है, उसने बताया कि मैंने वो झगड़ा गोगी भट्ट का और गयासे का अपनी आंखों के सामने देखा है। गोगी भट्ट बाअसर भी था, और कहते हैं कि निडर भी था, और बदमाश भी था, डरता नहीं था किसी से। उसके पास बर्फ़ वाला सूआ था और गयासे के हाथ में रिवॉल्वर था, लेकिन वो गोगी भट्ट जो है वो उससे डरा नहीं, और उसने उसका बाकायदा मुकाबला किया, और गयासे को गोगी भट्ट को छोड़ना पड़ा उस टाइम, और गयासा वहाँ से निकल गया था। ये एक आंखों देखा हाल है, एक उनके कह लें कि करीबी मोहल्लेदार का कह लें, या उसी इलाके में जो रिहाइश पजीर था जो उस वक्त मौके पर मौजूद था, उसने बताया मुझे कि ये गयासुद्दीन जो था इसने ये वाक़या पेश आया था। उसके बाद भी इनके गोगी भट्ट के साथ कई दफ़ा मामला ख़राब हुए। गोगी भट्ट का ताल्लुक़ वहाँ पर एक इस्लाम नामी शख्स के साथ था, वो भी जो था वो बड़ा मतलब गोगी भट्ट की ही नेचर का बंदा था वो। अब इस दौरान जब गोगी भट्ट के साथ उनके झगड़े शुरू होते हैं, मामला तो बहन की वजह से एक चल निकल पड़ता है, तो गयासुद्दीन के जो झगड़े होते हैं, गयासुद्दीन का नाम चल पड़ता है। नोनारिया में कुछ 2-3 लोग जो हैं वो कत्ल होते हैं, और वो गयासे के खाते में पड़ते हैं। गयासे का नाम बहुत चल जाता है, और उसके बाद गयासा जो है वो कुछ जुराइम पेशा दीगर लोग जो हैं उनके साथ मिलकर कुछ गैंग बना लेता है। उसमें एक कोई फ़ारूक बॉक्सर था, बॉक्सिंग किया करता था, वो उसके साथ हुआ करता था। एक कोई असलम नैन सुकिया था, एक वाजिद नामी शख्स था। ये सब उसके गयासुद्दीन के साथ हुआ करते थे। अब निज़ामुद्दीन जो था इसका भाई, दोनों मास्टर थे, टीचर थे, स्कूल में पढ़ाया करते थे, लेकिन जब इधर जुर्म की दुनिया में उन्होंने कदम रखा तो गयासुद्दीन तो मफरूर हो गया और उसने बाकी सारे मामला छोड़ दिए। लेकिन निज़ामुद्दीन जो था वो गयासुद्दीन के मामलात में, उसके साथ प्लानिंग में, उसके साथ मशवरे में बिल्कुल शामिल हुआ करता था। तो गयासुद्दीन का नाम पंजाब भर में जो है वो लिया जाने लगा जुराइम के हवाले से। और इसके हवाले से आपको एक चीज़ और बताऊं कि जब ये गिरफ़्तार हुआ था ना, तो इसको अखबारात में बड़ी सुर्खियां भी छपी थीं, और जो हेडलाइन हुआ करती थी वो मैं उस पर था कि जी 15-18 कत्ल और कोई 25-30-35 डकैतियाँ जो थीं उसमें मुलव्वस था, और बड़े बड़े इसने कारनामे सर अंजाम दिए थे। तो डकैतियों के हवाले से मैंने इसके एक इंतहाई करीबी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इनके कह लें कि इनके मुखालफीन में से एक शख्स से मेरी गुफ्तगू हुई, तो उसने मुझे ये बिल्कुल क्लियर बताया कि यार हम इस ख़ानदान को जानते हैं जब से ये यहाँ पर आबाद हुआ था आकर, और गो के हमारी मुखालफत जानी दुश्मनी की तरह इनके साथ थी। लेकिन हमने गयासे की मफरूरी के दौरान भी और उससे पहले भी हमने इसके दौरान कोई ऐसी बात नहीं देखी, ना सुनी है, ना हमारे सामने आई है कि ये डाकू था, ये डकैतियाँ किया करता था। इसकी गवाही जो है वो उसके मुखालफीन ने भी दी है कि वो डाकू नहीं था। लेकिन डकैतियाँ जो हैं वो उसके खाते में थी, मुकदमात जो थे वो दर्ज थे, और गयासा डाकू के नाम से वो मशहूर हुआ था। लोग उसको गयासा डाकू के नाम से जाना करते थे। हम भी छोटे छोटे हुआ करते थे, हमें भी जो बड़ों से सुनाई देता था गयासुद्दीन के हवाले से वो गयासा डाकू ही उसका नाम जो है वो हमारे कानों में सुनाई देता था। तो गयास ने कराची में मफरूरी बहुत काटी, कई अफराद को कत्ल किया, और वारदातें डकैतियाँ मैंने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ दर्ज थीं, और बहुत सी दुश्मनियां जो हैं इसने निभाई। बल्कि लोग ये भी कहने लगे थे कि जी इसने, गयासे ने जब अपना नाम बना लिया जुर्म की दुनिया में, शराफत जब उसने छोड़ दी और जुराइम का जो है वो चलन अपना लिया,
तो उसके बाद इसने कोई पैसे लेकर भी लोगों को मारना शुरू कर दिया था। उजरत के नाम पर भी इसने कई कत्ल किए थे। एक दो कत्लों की वारदातें जो मेरी डिस्कस हुई हैं एक साहब से, उन्होंने बताया कि कराची में मफरूरी के दौरान ये मफरूरी काटा करते थे। वहाँ पर कोई एक जगह में कोई फ़ोटोग्राफ़र की दुकान हुआ करती थी, उस दुकान में ये नाम बदल के रहा करता था। हुलिया भी इसने चेंज किया होता था और वहीं पर इसने बड़ा टाइम गुजारा। इसका कोई दोस्त था, वहाँ पर इनकी दुकान थी, वहाँ पर ये मफरूरी काटता था अपने दीगर साथियों के साथ। तो गोगी भट्ट और इस्लाम के हवाले से मैं आपको बताऊं, गोगी भट्ट को गयासुद्दीन ने तो कत्ल नहीं किया, लेकिन इसका जो साथी इस्लाम था उसके हवाले से आपको बताऊं। पहले तो बताऊं आपको, फ़ारूक बॉक्सर जो था वो बड़ा, उसका भी उस दौर में नाम था, बड़ा बदमाश था वो। जुर्म की उसकी भी तवील दास्तानें थीं और उसको उसके मुखालफिन ने, यही जो अपना इस्लाम वगैरह थे, गोगी भट्ट वगैरह थे, इन्होंने पुलिस के साथ मिलकर, मैंने बताया ना ये लोग बाअसर थे, पुलिस के साथ मिलकर इन्होंने उसको, फ़ारूक को पुलिस मुकाबले में मरवा दिया था। और इस्लाम ने बताते हैं उस दौर के जो ऐनी शाहिदीन हैं उस वाक़े के, कि पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद इस्लाम ने इसकी फ़ारूक बॉक्सर जो था उसकी लाश को ठुड्डे भी मारे थे। इसकी फ़ारूक बॉक्सर की मौत के बाद फिर प्लान किया जाता है इस्लाम के मर्डर का, और वो भी मर्डर जो था वो गयासुद्दीन के खाते में पड़ा, लेकिन एक्चुअल उसकी प्लानिंग जो थी वो निज़ामुद्दीन ने की थी, जो मेरे ज़राए का कहना है। इस्लाम को उसके घर के करीब ही कत्ल किया गया। वहाँ पर कत्ल करने के बाद इन्होंने अपने दोस्त फ़ारूक का कह लें, और प्लस जो गोगी भट्ट के साथ मिलकर ये बदमाशी करता रहा है उनकी बहन के मामले में, उसका इन्होंने बदला लिया था। तो ये वहाँ पर चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद गयासा जो है वो नहीं पकड़ा गया। फिर उसका नाम जो है वो कह लें कि खैबर से कराची तक पंजाब में उसका नाम ही नाम था, लोग उसके नाम से खौफज़दा हुआ करते थे। उसका नाम उस दौर में जुराइम पेशा अफराद की फ़हरिस्त में पहले नंबर पर हुआ करता था। पुलिस जो थी उसके ताक़ुब में थी, कई मरतबा पुलिस ने रेड किया उसकी इन्फॉर्मेशन मिलने पर, लेकिन कामयाब ना हो सकी। और इस दौरान गयासा जो था वो अपने जुराइम की दास्तानें वो रकम कर रहा था। कराची में एक झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के दौरान फायरिंग करके इन्होंने एक राहगीर को मार डाला। बल्कि यहाँ पे लाहौर का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ कि जीटी रोड पर ये गाड़ी पर जा रहे थे तो इनको एक टैक्सी ड्राइवर ने ओवरटेक किया तेज़ी के साथ। उसने बड़े ख़तरनाक तरीके से इसको ओवरटेक किया था, तो इनको देख के गयासे को ख़ासकर बड़ा गुस्सा आया, तो इसने गाड़ी भगाकर उस टैक्सी ड्राइवर वाले को रोका। तो रोक कर जब उसको इन्होंने शर्म गैरत दिलाना चाहिए, तो इस दौरान उनका आपस में झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में गयासे ने गाड़ी से उतरकर उस टैक्सी ड्राइवर को भी कत्ल कर दिया था। इसके अलावा कैंट के इलाके में एक और वाक़या कोई जो मेरे सामने आया वो ये था कि इन्होंने एक हसास इदारे के अफसर से गाड़ी भी छीनी थी, और गाड़ी छीनने के बाद उस हसास इदारे के साथ इन्होंने बड़ा नारवा सलूक किया, कहते हैं उसको बरहना करके उसको दरख्त के ऊपर चढ़ा दिया। ये मैंने एक सोशल मीडिया पर ही ये वाला जो है वाक़या, ये हसास इदारे के अफसर वाला, वहाँ से ये मैंने लिया है, वहाँ मैंने ये देखा था। अब इसमें सदाकत कितनी है ये खुदा बेहतर जानता है, कि मेरे किसी ज़राए का ये कहना नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया से मैंने वाक़या लिया है, ये जो हसास इदारे के अफसर वाला वाक़या है। और फिर उसके बाद इसका नाम जो है वो पुलिस की लिस्ट में था। पुलिस की अवलीन तरजीह थी किसी ना किसी तरीके से गयासे को जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। गयासे की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस दौर में एक सब इंस्पेक्टर या गालबन इंस्पेक्टर थे उस दौर में, उमर फ़ारूक भट्टी, वो बाद में एसपी रिटायर हुए हैं, लाहौर में उनकी पोस्टिंग रही है। उनको और दीगर अफसरान को इतला मिलती है कि गयासा कराची में किसी जगह पर मौजूद है, तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए उमर फ़ारूक भट्टी अपने दीगर साथियों के साथ कराची जाते हैं और बड़ी कामयाबी के साथ वहाँ से वो फ़ोटोग्राफ़र की दुकान जो मैंने आपको बताई जहाँ पर ये मफरूरी काट रहा था, उसकी रैकी करके इन्होंने वहाँ से उसको उसके साथियों समेत गिरफ़्तार किया। और उस दौर में इन जुराइम पेशा अफराद को बाय एयर कराची से लाहौर लेके आए। लाहौर में उस वक्त के जो आईजी थे उन्होंने उसको वहाँ पर एयरपोर्ट पे इनको रिसीव किया और वहाँ से उनको साथ लेके आए। उमर फ़ारूक भट्टी को उन्होंने इनामात से भी नवाजा, और फिर उसके बाद इसको जो मुकदमात थे उसकी फ़हरिस्त तैयार की गई, इससे तफ्तीश की गई, और
उस दौर में इसकी गिरफ़्तारी के बाद मुख्तलिफ़ जो क्राइम रिपोर्टर उस दौर के थे उन्होंने उनसे इंटरव्यूज़ भी किए। इसके ग़ियासे के इसके इंटरव्यूज़ भी अखबारात की ज़ीनत बने, इस पर फ़ीचर भी छापे गए और इसका इंटरव्यू छापा गया। तो उसमें वही फिर जो जुराइम पेशा लोगों का होता है कि जुराइम की दुनिया से जो है वो दूर रहना चाहिए, ये बुरे काम हैं, कोई किसी को जुराइम पेशा ना बनाए और किसी को ग़ियासा ना बनाए। तो इस किस्म के इंटरव्यूज़ जो थे वो दिए गए थे। फिर जनरल ज़िया-उल-हक़ का नया-नया दौर शुरू हुआ था 80s के स्टार्ट में ही, और स्पीडी ट्रायल हुआ इसका, ग़ियासे का, इसको और इसके साथियों को जो थे इनके जुराइम की फ़हरिस्त देखते हुए और अदालतों में जो केसेस चल रहे थे उनकी रोशनी में इनको फिर सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो ग़ियासे को और उसके साथियों को जो थी वो फांसी दी गई। अच्छा, इसके बाद इसका जो भाई निज़ामुद्दीन था वो वहाँ से नुनारियाँ से सोडीवाल से छोड़कर जो था ना वो रहमानपुरा वादत कॉलोनी के इलाके में आकर उसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। तो एक दिन होता ये है कि ये अपने घर में मौजूद होता है, तो इसके घर की दीवार फलांकर नामालूम अफराद जो हैं वो घर में घुसते हैं और इसको फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। इसका मुकदमा थाने वादत कॉलोनी में दर्ज होता है। वो मुकदमा जो दर्ज हुआ उसके बाद जब पुलिस तफ्तीश चलती है और ये निज़ामुद्दीन जो हैं इनकी एक करीबी ही अजीज़ा जो बाहर से आई हुई थी वो इस केस को परसू कर रही होती हैं, और उन्होंने एक अपने कह लें कि पुराने मोहल्लेदार या जानने वाले मिलने वाले जो थे, इनके ख़ानदानी मरासम थे, उनके साथ बाद में कोई अजीज़दारी भी हुई इनकी। उसका एक नौजवान था इफ्तिखार दादा, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल भी रहा है, सरकारी मुलाज़म था। उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम आया कि उसने ये कत्ल किया है। तो वो उस हवाले से जब पुलिस को उनका नाम दिया जाता है तो उस वक्त वादत कॉलोनी SHO इश्तियाक गालबन हुआ करते थे। तो उन्होंने उस खातून के कहने पर उनके साथ कुछ मीटिंग्स की, खातून के साथ डिटेल्स हासिल की और नुनारियाँ सोडीवाल में इफ्तिखार दादा और उसके भाई जहाँ पर रिहाइश पजीर थे वहाँ पर उसने रेड किया, घर में तबाही मचा दी, तोड़ फोड़ की। घर, इवन के घर में जो परिंदे जानवर थे उन तक को जो है वो मार दिया गया था। इस कदर खौफनाक रेड उस दौर में जो थी वो की गई थी। तो उस हवाले से फिर बाद में मैं बल्कि इस चीज़ का ऐनी शाहिद भी हूँ कि वो जो इंस्पेक्टर था उसको मैंने और मेरा एक दोस्त, खबरें अखबार में क्राइम रिपोर्टर थे वो उस टाइम, तो हम माल रोड पर, रात का टाइम था, फिर रहे थे माल रोड पर, तो इसको SHO को, उस इंस्पेक्टर जो था उसको हमने उस खातून के साथ जो निज़ामुद्दीन की कोई बहुत करीबी अजीज़ा थी उसके साथ रात को गाड़ी में हमने माल रोड पर भी देखा। और उन्हीं दिनों में ये केस जो है बड़ा चल रहा था और वो रेड शेड भी जो थी वो इफ्तिखार दादा के घर जो थी वो करवाई गई थी और वहाँ पर जो तोड़ फोड़ की गई थी। तो ख़ासा मतलब कि पुलिस का जो था वो मुल्ज़मान के लिए कह लें जिनका बाद में इल्ज़ाम लगाया गया उनके ख़िलाफ़ जो बड़ा सख्त एक्शन लिया गया था। तो बहरहाल निज़ामुद्दीन का भी कत्ल हो जाता है, उसमें जो नामज़द किए जाते हैं उनके साथ फिर बाद अज़ां सुलह की जाती है, उनके साथ सुलह के नाम पर दियत दी जाती है। और निज़ामुद्दीन के कत्ल की दियत जो थी वो 3 जगह पर दी गई थी, मैं बताऊँ आपको। इसकी निज़ामुद्दीन की, और उस दौर में जो इनके वो इफ्तिखार दादा और उसके भाई वगैरह थे उनके साथ अजीज़दारी भी थी और पुराना मोहल्लेदारी भी थी। तो उन्होंने 3 जगह पर अजीज़ इसकी दियत दी थी। जो ये अपना निज़ामुद्दीन है इसके हवाले से बताऊं कि इनकी भी 2 शादियां थीं। इनकी दोनों बीवियां, एक का नाम गालबन उल्फत था और दूसरे का नाम यास्मीन था, उन्हें दियत दी गई और एक और जगह दियत दी गई। फिर जो इनकी बहनें थीं जिनकी वजह से ये दोनों भाई जो थे वो जुर्म की दुनिया में दाखिल हुए, निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ भी बहुत से मुकदमात दर्ज हुए। तो उन्होंने जो उनका नुनारियाँ वाला घर था वो घर जो था उन्होंने कहा कि हम तो उस घर में आकर नहीं रहेंगे, हमारे वहाँ पर पुराने मामलात हैं, दुश्मनी है, हमें ख़तरा है वहाँ पर, तो हमारा ये घर फ़रोख्त होगा, कोई ख़रीदोगे तो फिर हम बयान देंगे। तो जिस वजह से ये इफ्तिखार दादा के जो भाई थे उन्होंने उस दौर में उनकी बहनों को जो है 5 लाख रुपया भी दिया और दियत का कोई 12-13 लाख रुपया जो था वो 3 जगह पर दिया गया, वो अलहदा था। वो देकर इस मुकदमे में, निज़ामुद्दीन के मुकदमे में सुलह हुई और उस सुलह के बाद फिर
फिर इन निज़ामुद्दीन के जो तमाम वारसान थे उनके बयानात अदालत में कराए गए और वो फिर बरी हो गए उस सारे मामलात से। जो मुलज़म इफ्तिखार दादा वगैरह थे उनकी इस मुकदमे से जान छूटी थी। तो ये थी कहानी ग़ियासुद्दीन और निज़ामुद्दीन की। दोनों थे तो तालीमी शोबे से ताल्लुक़ था, मास्टर थे, टीचर थे, वालिद भी इनका टीचर था, पढ़े लिखे थे। लेकिन एक मामला ऐसा हुआ कि एक बदमाश ने आकर उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर किया, उनकी इज़्ज़त को ललकारा, उनकी गैरत को ललकारा, जिसकी वजह से इन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। और फिर एक भाई ग़ियासुद्दीन ने ऐसा नाम कमाया कि पूरे पाकिस्तान में उसकी खौफ और दहशत जो थी वो उस दौर में कायम थी। पुलिस के लिए चैलेंज था। बिलाखिर पुलिस ने भी अपना चैलेंज जो है उसको कंप्लीट किया, ग़ियासी को गिरफ़्तार करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया। और निज़ामुद्दीन के साथ जो हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।